हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। और आशा है आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 10 के लिए और हमारा विषय आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया, इन को समझने से पहले हम समझेंगे कि जो परिवर्तन है, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसके लिए देखते हैं। देखो, हम एक बर्फ लेते हैं, बर्फ को क्या करते हैं, गर्म करते हैं या कुछ देर तक रख देते हैं। तो कुछ देर तक रखने के बाद में वो क्या हो जाती है, द्रव में बदल जाती है। और द्रव को किसी बर्तन के अंदर डालकर उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो ये किस में बदल जाती है, वाष्प में। तो अब आपको पता है बर्फ का सूत्र भी क्या होता है, H2O होता है। लेकिन ये किसकी अवस्था में होता है, आपका ठोस अवस्था में, यानी कि सॉलिड अवस्था में होता है। और जो द्रव अवस्था में द्रव होता है उसका भी सूत्र क्या होता है, H2O होता है। लेकिन ये कि किस में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। और जो वाष्प है उसका भी सूत्र क्या होता है, H2O होता है। लेकिन ये किसकी अवस्था में होता है, गैस में अवस्था है। यानी कि अवस्थाओं में परिवर्तन होता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और इसके अंदर नया पदार्थ नहीं बनता, पदार्थ क्या होता है, नहीं बनता। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता। लेकिन जब हम रासायनिक परिवर्तन को पढ़ते हैं तो इसके अंदर सबसे पहली बात है कि नया पदार्थ बनेगा। यदि नया पदार्थ बन जाता है तो वो रासायनिक परिवर्तन ही होगा। जैसे कि हम लेते हैं आपका कोयला लेते हैं और उसको क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, उष्मा यानी उसको जलाते हैं, उष्मा देते हैं तो ये किस में बदल जाता है, राख में बदल जाता है। और साथ में क्या निकलती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। यानी कि कोयला क्या हो गया, आपका कार्बन हो गया। और कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर CO2 और क्या बनती है, राख बनती है। यानी कि कार्बन है वो किस में बदल गया, CO2 में बदल गया। अब CO2 को पुनः कार्बन के अंदर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि एक तो नया पदार्थ बन रहा है और दूसरी बात यह है कि ये क्या है, पुनः उस पदार्थ को वापस, जो ये प्रारंभिक पदार्थ है और ये क्या है, अंतिम पदार्थ है। अब अंतिम पदार्थ को वापस प्रारंभिक पदार्थ के अंदर बदला नहीं जा सकता। इस कारण से ये परिवर्तन कैसा होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। और इसके अंदर क्या होगा, नया पदार्थ बनेगा। और भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या होगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा। और जैसे कि ये वाष्प है, वाष्प को अब बर्तन लिया है, कोई बर्तन लेते हैं तो ये इसके रूप में वाष्प में बदल रहा है। लेकिन यदि इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता है तो ये भी वाष्प क्या हो जाती है, द्रव में बदल जाती है। किस में बदल जाएगी, द्रव में बदल जाएगी। और द्रव को और फ्रीज में रख देते हैं, फ्रीज में रखने के बाद में ये किस में बदल जाता है, बर्फ में। यानी कि ये पदार्थ को वापस पुनः प्रारंभिक पदार्थ में बदला जा सकता है। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे, यदि किसी पदार्थ को, कोई प्रारंभिक पदार्थ है और अंतिम पदार्थ है, अगर अंतिम पदार्थ को प्रारंभिक पदार्थ में बदला जा सकता है तो ये भौतिक परिवर्तन होगा। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, जो अंतिम पदार्थ है उसको प्रारंभिक पदार्थ में नहीं बदला जा सकता। इस कारण से ये क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। और नेक्स्ट बात है, जो भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, अस्थायी। अब देखो, वाष्प में वापस बर्फ में बदला, बर्फ को वाष्प में बदला, यानी कि अस्थायी रूप से परिवर्तन होते हैं। और कार्बन है, कार्बन यानी कोयला, कोयले को जलाया और CO2 बन गई। अब CO2 से पुनः वापस कार्बन नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए ये कैसा परिवर्तन होगा, स्थायी परिवर्तन होगा। आपने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अच्छे से डिटेल में आपने जानकारी प्राप्त कर ली। अब बात करते हैं आगे। देखो, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे PDF डाउनलोड कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अब देखिए लेसन की शुरुआत अब यहाँ से हो रही है। थोड़ा सा इसको बढ़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए
हम इसको पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण होते क्या हैं? सबसे पहले हम दैनिक जीवन में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी लेंगे और उसके बारे में देखेंगे। उन घटनाओं के आधार पर हम रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपने गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ा होगा, तो क्या होता है? दूध को खुला छोड़ते हैं, गर्मियों के अंदर दूध को खुला छोड़ दिया। अब खुला छोड़ने पर क्या हो गई? यहाँ पे वाष्प, जो आपकी गर्मी है, गर्मी के कारण ये जो दूध है, क्या है? दूध है वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा। दूध कैसा हो जाएगा? खराब हो जाएगा, खट्टा पड़ जाएगा। कैसा हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा, यानी कि ये दूध पीने लायक नहीं होगा, चाय बनाने लायक नहीं होगा, और कॉफ़ी वगैरह जो भी है वो बनाने लायक नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये खट्टा दूध पड़ गया। क्या दूध को वापस सही किया जा सकता है? खट्टे दूध को वापस अच्छे दूध में बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। इसका मतलब ये परिवर्तन भी क्या है? स्थायी परिवर्तन है। अब देखेंगे आगे ये परिवर्तन कैसा है? स्थायी परिवर्तन हो गया। स्थायी परिवर्तन का मतलब ये कैसा परिवर्तन होगा? आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, अब लोहे का तवा, या मान लो कोई भी लोहे की वस्तु है, लोहे का तवा होना कोई जरूरी नहीं है, लोहे की वस्तु मान लो, कोई भी XYZ कोई भी लोहे की वस्तु मान लेते हैं और उसको आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं। जैसे कि हमारे जो घर का मेन दरवाजा होता है वो अधिकतर क्या होता है? लोहे का होता है, और उसके अंदर वायुमंडल में आर्द्र का मतलब हो गया कि आपके अंदर जो वाष्प की कुछ ना कुछ जो जल की बूंदें होती है वो होती है, और खुला छोड़ने पर अब देखो, एक तो जल होगा और प्लस में O2 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये आपका अफी हो गया। अफी का मतलब क्या हो गया? लोहे की कोई भी वस्तु हो गई, तो इन सब की क्रिया होगी तो ये क्या हो जाएगी? इस अफी के ऊपर क्या लग जाएगी? जंग लग जाएगी। तो अब एक बात बताओ, जंग लगना भी कैसा परिवर्तन होगा? आपका रासायनिक परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन कैसा होगा? स्थायी परिवर्तन होगा। समझ रहे हो? स्थायी परिवर्तन होगा। अंगूर का किण्वन, अब अंगूर के किण्वन है उससे क्या बनता है? शराब वगैरह बनती है। क्या बनती है? शराब वगैरह जो भी है वो बनती है, वाइन वगैरह जो भी है, बियर वगैरह बनती है। तो ये भी परिवर्तन कैसा हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब देखो, भोजन, घर पे आलू वगैरह लेके आते हैं, आलू सब्जी वगैरह लेके आते हैं बाजार से, और बाजार से कट पट करके उसको क्या करते हैं? मसाले वसाले डाल के उसको भोजन को पकाया जाता है। अब पकाने के बाद में क्या इस पके भोजन से क्या पुनः भोजन के रूप में जो सब्जियां हैं उसके रूप में वापस लाई जा सकती है? नहीं लाई जा सकती। यानी कि ये भी परिवर्तन कैसा हो गया? स्थायी परिवर्तन हो गया। ठीक है, और हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। अब देखो, हमारा शरीर, हम भोजन करते हैं, भोजन के बाद में हमें जो हम क्षुद्रांत वगैरह में जाने के बाद में हमारा भोजन पच जाता है, और पचे भोजन से वापस क्या हम जो खाया हुआ भोजन है वो पुनः वैसा का वैसा निकालते हैं? नहीं निकालते। यानी कि ये भी परिवर्तन कैसा हो गया? आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। हम सांस लेते हैं, वो भी परिवर्तन कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। O2 ग्रहण करते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, तो यानी कि O2 से क्या बन रही है? CO2 बन रही है। इसका मतलब है कि ये भी एक प्रकार का क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है, कुछ न कुछ बदल जा रही है। तो अर्थात इनमें क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अतः ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया। जो ये प्रक्रिया हुई है, कौन सी प्रक्रिया? जो हमने ऊपर 6 प्रक्रियाएं देखी है, 6 उदाहरण देखिए, इन सब में क्या हो रही है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया का वास्तव में अर्थ क्या होता है। तो उनके लिए एक आप क्रियाकलाप देखते हैं, इसमें लगभग 10-12 क्रियाकलाप हैं, अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए क्रियाकलाप नंबर 1। देखो, इस वीडियो के अंदर जितने भी क्रियाकलाप हैं उनको डिटेल से लिखा गया है, पूरा अच्छे से समझाया गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, लेसन नंबर 1 पूरा अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। शेयर करोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो अपने दोस्तों को जो पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो लेसन, और दूसरा हमें भी मोटिवेट मिलेगा कि आपने हमें सहयोग किया हमने। अब देखिए, पहला है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर अर्थात साफ करके उसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन मतलब होता है जलाना, जलाते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन चमकदार श्वेत लो का मतलब क्या होता है? जो जलाते हैं तो उत्पन्न जो आग की लपटें हैं उनको क्या बोलते हैं? लो बोलते हैं।
के साथ जलता है और ये श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि मैग्नीशियम है वो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो जलाने पर ये जो श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये जो चूर्ण बन रहा है ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन में मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण हुई है। अब देखिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अर्थात अब देखिए अर्थात के अंदर क्या है, जैसे शब्द समीकरण, हमने मैग्नीशियम रिबन को लिया, उसको साफ कर दिया, साफ करने के बाद में ऑक्सीजन तो होगा। अब जलाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, किसी भी वस्तु को जलानी है तो O2 का होना अनिवार्य है, अन्यथा वो वस्तु जलेगी नहीं। तो मैग्नीशियम वस्तु है, यानी कि मैग्नीशियम रिबन लिया हमने और उसको क्या किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाया, यानी कि उष्मा दी। उष्मा देने के बाद में ये क्या हो गया, जलने लग गया। जलने के बाद में श्वेत चूर्ण के रूप में बदल गया। ये श्वेत चूर्ण क्या है आपका आम भाषा में क्या बोलते हैं, राख बोलते हैं। तो ये राख क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को जलाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना है और जलाने के बाद में ये श्वेत चूर्ण यानी कि सफ़ेद चूर्ण के रूप में बदल जाएगा। और ये सफ़ेद चूर्ण को क्या बोल सकते हैं, राख बोल सकते हैं। और ये राख, इसका सूत्र क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगी, 2Mg, पहले 2 को छोड़ दो, Mg यानी मैग्नीशियम प्लस O2। मैग्नीशियम और O2 की उपस्थिति में इसको जलाना मैग्नीशियम को O2 की उपस्थिति में जलाते हैं, यानी कि उष्मा देनी पड़ेगी और उष्मा देने पर ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये 2 कहाँ से आया, इसको हम संतुलित करते हैं तब ये 2 लिखा गया है। इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि ये 2 कैसे आया। इनके बहुत सारे एग्जाम्पल ले रखे हैं मैंने, तो उनको अच्छे से क्लियर करेंगे कैसे समीकरण को संतुलित करता है और संतुलित करना क्यों अनिवार्य है। ठीक है, इन सब बातों का आगे हम जिक्र करेंगे। तो आगे देखते हैं। ये क्रियाकलाप एक आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और वापस डिटेल से समझ लेते हैं थोड़ा सा वापस फटाफट। देखिए हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम का रिबन लिया और उसको जलाना है। जलाने के लिए क्या आवश्यक है, O2 जरूरी है। O2 जरूरी है तो उष्मा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक सफ़ेद चूर्ण के अंदर बदल जाएगा। इस सफ़ेद चूर्ण का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और इसका सूत्र क्या होता है, MgO होता है। ठीक है, ये एक पहले एग्जाम्पल यानी कि क्रियाकलाप के अंदर समझ में आया होगा आपको, पहला क्रियाकलाप। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये क्या होता है, ये स्थायी परिवर्तन होता है। स्थायी परिवर्तन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन हो गया और रासायनिक परिवर्तन हो गया जो ये प्रतीकों के रूप में लिखा गया है, इनको क्या बोलते हैं, जो प्रतीक हैं इनके कारण इनको क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। और इनको शब्दों में लिखा गया है इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रासायनिक शब्द समीकरण बोलते हैं। रासायनिक शब्द समीकरण बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए क्रियाकलाप 2 देखते हैं। क्रियाकलाप 2 कहता है कि जब एक परख नली में लेड यानी कि सीसा लेड नाइट्रेट का घोल लेकर उसमें पोटेशियम आयोडाइड क्या बनाना है, पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाते हैं तो लेड आयोडाइड अवक्षेप, अभी अवक्षेप के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, लेड आयोडाइड प्राप्त होता है तथा साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। अब देखो ये किताब के अंदर पूरा डिटेल के अंदर नहीं दे रखा है, ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अवक्षेप के बारे में देखते हैं। अवक्षेप का मतलब होता है किसी ठोस पदार्थ का बनना, किसी ठोस पदार्थ का बनना। और इस क्रियाकलाप के अंदर जो ठोस पदार्थ बन रहा है उसके अंदर उस ठोस पदार्थ का जो अवक्षेप है उस अवक्षेप का रंग कैसा होगा, पीला होगा। ठीक है, कैसा होगा, पीला होगा। कैसे होगा देखें, और देखिए शब्द समीकरण क्या होगा, हमने लेड नाइट्रेट लिया, लेड नाइट्रेट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड का क्या बना, जो घोल था वो उसको क्या कर दिया, इसके अंदर मिला दिया। अब क्या बनेगा, लेड आयोडाइड बनेगा। वो क्या है, एक प्रकार का अवक्षेप है। और अवक्षेप का मतलब क्या है, एक ठोस पदार्थ है। एक ठोस पदार्थ क्या है भाई, ठोस पदार्थ है। इस अभिक्रिया के अंदर ठोस पदार्थ बना है और इस ठोस पदार्थ को क्या बोलते हैं, लेड आयोडाइड यानी कि अवक्षेप बना है, अवक्षेप। और साथ में क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। और इसकी जो रासायनिक समीकरण है वो क्या हो जाएगी, इसका लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। PbNO3 का होल ट्वाइस किसका सूत्र होता है, लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है।
और पोटेशियम आयोडाइड ये लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, और क्या बनता है PBI यानी कि लेड आयोडाइड। क्या बनेगा? लेड आयोडाइड बनेगा। और साथ में क्या निकलेगा? पोटेशियम नाइट्रेट निकलेगा। क्या निकलेगा? पोटेशियम नाइट्रेट। और अवक्षेप पूछे, अवक्षेप का कलर क्या है, तो आपको बताना है पीला कलर है। क्या है? पीला कलर है। और सूत्र क्या होता है? PBI यानी कि लेड आयोडाइड। क्या होता है? लेड आयोडाइड। यदि आपको ये सूत्र किस प्रकार से बनाना है तो एक वीडियो हमारे इसी चैनल के अंदर डाला हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, पूरा डिटेल से। सिर्फ 30 मिनट का वीडियो है और सभी चीज़ें इसके अंदर सम्मिलित की गई है। और जितने भी 32 या 34 ऐसे कोई सूत्र हैं आपके 1 से लेकर 5 लेसन के अंदर रासायनिक समीकरण जो आपके रसायन विज्ञान है, पहले से पहला लेसन से लेकर 5वां लेसन तक आपके जो जितने भी सूत्र का प्रयोग किया गया है वो उस 30 मिनट के वीडियो के अंदर पूरा डिटेल के अंदर समझाया हुआ है। आप उसको देख सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। जो क्रियाकलाप 1.2 था वो हमने समझ लिया। क्या किया हमने? एक जो लेड नाइट्रेट था उसके अंदर लेड नाइट्रेट का घोल बनाया और उस घोल के अंदर पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दिया। घोल मिलाते ही हमने देखा कि एक ठोस पदार्थ बन रहा है और वो ठोस पदार्थ क्या कहलाएगा? अवक्षेप कहलाएगा। और ये अवक्षेप का सूत्र क्या हो गया? PBI यानी कि लेड आयोडाइड, इसका सूत्र हो गया। और साथ में क्या बनेगा? ये बनेगा KNO3 यानी कि KNO3 का मतलब क्या हो गया? पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। अब आपको एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है, अवक्षेप का कलर क्या है, रंग क्या है? तो पीला कलर का ये अवक्षेप प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप 1.3, किसी परख नली, कोई परख नली लेनी है। इस प्रकार से परख नली होती है। ठीक है, इस प्रकार की कोई परख नली होती है जिसके अंदर जिंक के दाने डालने और उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। या तो HCl मिला लो या H2SO4 मिला लो, दोनों में से कोई एक मिलाना है, दोनों नहीं मिलाने। तो क्या बनता है? एक तो लवण बनता है और एक हाइड्रोजन गैस बनता है। अब देखिए शब्द समीकरण यानी कि जिंक के दाने लिए, दाने के अंदर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया, दोनों में से एक मिलाना है। दोनों की अभिक्रियाएं दे रखी हैं, आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने जिंक के दाने लिए और उसको एक परख नली में डाल दिया। परख नली में डालने के बाद में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हमें क्या प्राप्त होगा? जिंक क्लोराइड प्राप्त होगा। ये एक प्रकार का क्या है? लवण है। जिंक क्लोराइड हमें क्या हुआ? प्राप्त होगा। और साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है। अब छोटा सा प्रश्न क्या बन सकता है कि जब धातु की क्रिया अम्ल से करवाते हैं तो क्या बनता है? तो आपको बताना है लवण और साथ में H2 गैस निकलती है। देखो ये धातु है, जिंक क्या है? एक प्रकार का धातु है। क्या है भाई? एक प्रकार का धातु है। ये धातु हो गया। और धातु ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। और अम्ल और धातु जब भी क्रिया करते हैं ये क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। और जिंक क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? ZnCl2 होता है। ठीक है। अब देखिए आगे इसी अभिक्रिया इसी प्रकार ये भी कहा गया है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी मिला सकते हैं, यानी कि जिंक के साथ तनु H2SO4 की क्रिया करवाते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है। जिंक सल्फेट एक प्रकार का क्या है? लवण है। क्या है भाई? जिंक सल्फेट एक प्रकार का क्या है? लवण है। और जिसका सूत्र क्या होता है? ZnSO4 होता है। जिसका सूत्र क्या होता है? ZnSO4 होता है। साथ में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। अब देखिए आगे। अब देखिए उपरोक्त सभी क्रियाकलाप रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जो भी हमने अभी 4 क्रियाकलाप देखे उन सभी में क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये बात समझ में आ गई। जिनमें अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, और रंग में परिवर्तन हो रहा है, गैस का निकलना या उत्सर्जन, ताप में परिवर्तन हो रहा है, ये सभी परिवर्तन क्या होते हैं? आपके रासायनिक परिवर्तन होते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए आगे। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जैसे कि Mg+O2 और MgO, अब ये दोनों संतुलित नहीं है तो यहाँ 2 लगाया हुआ था, यहाँ पर भी 2 लगाया हुआ था। ये क्यों लिखा है? तो रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका देखेंगे और उसके बाद में इस समीकरण को संतुलित करने का तरीका देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, यानी कि जो आपका जैसे कि लिखा हुआ था Mg मैग्नीशियम
प्लस ऑक्सीजन, और फिर एरो, ये किसका चिन्ह है, ये इस तीर का निशान है, तीर के निशान को इंग्लिश में एरो बोलते हैं, तो एरो, और यहाँ लिखा हुआ था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हिंदी में लिखे हुए थे, इनको क्या कहा था हमने, शब्द समीकरण कहा था। अब इस शब्द समीकरण को प्रतीकों के रूप में लिखने का तरीका क्या कहलाता है, संक्षिप्त रूप कहलाता है, और रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। यानी कि ये क्या है, रासायनिक समीकरण है, और वो जो शब्दों में लिखी हुई थी उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तीर के निशान से पहले बाईं तरफ लिखा जाता है। ये तीर का निशान हो गया, और ये क्या हो गया, बाईं तरफ हो गया, बायां भाग हो गया। इस तरफ जो भी आपके तत्व भाग लेंगे उन पदार्थों को क्या किया जाता है, तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है, क्रियाकारक या अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रियाकारक या अभिकारक कहा जाता है। लिखने का तरीका हम क्या सीख रहे हैं, लिखने का तरीका, किस प्रकार से समीकरण को लिखा जाता है। दो या दो से अधिक अभिकारक होने पर अभिकारकों के बीच में किसका चिन्ह लगाया जाता है, प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है, और इसको कहां पे रखा जाता है, तीर के बाईं ओर रखा जाता है। अब तीर का निशान क्यों लगाया जाता है, तो तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा बताने के लिए बताया जाता है। तो तीर के निशान का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि तीर के निशान की सहायता से उस अभिक्रिया की दिशा को बताया जाता है। अब देखो, तीर के निशान के दाईं तरफ यानी कि आर अचस साइड में उत्पाद अर्थात अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थों को लिखा जाता है। जो अभिक्रिया के दौरान बनने वाले, जैसे कि अभी हमने एक 2Mg + O2 एरो M2MgO, अब ये तो क्या हो गए, आपके अभिकारक हो गए, क्या हो गए, अभिकारक हो गए, और ये क्या हो गए, आपके उत्पाद हो गए। और उत्पादों को किसकी तरफ रखा जाता है, दाईं तरफ, ये दायां भाग है, और ये क्या है, आपका बायां भाग है। समझ रहे हो, यानी कि Mg + O2 क्या है, आपका अभिकारक, और इनको तीर के निशान के बाईं तरफ रखा जाता है, और MgO यानी कि ये क्या है, उत्पाद है, और इनको किसकी तरफ रखा जाता है, दाईं तरफ रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए, यदि दो या दो से अधिक उत्पाद होने पर भी क्या होता है, प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। उत्पाद अगर दो या दो से अधिक है तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है, ये कॉमन सी बात है। जैसे अभी ये Mg + O2 है, तो ये क्या है, आपका अभिकारक है, और ये जो MgO है ये क्या है, आपका उत्पाद है। और Mg + O2 को किसकी तरफ रखा जाता है, LH साइड यानी कि बाईं साइड, किसकी तरफ, बाईं साइड, किसकी तरफ रखा जाता है, बाईं साइड। और ये जो उत्पाद बन रहा है वो किसकी साइड बन रहा है, दाईं साइड बन रहा है। ठीक है, अब Zn + HCl ये क्या हो गया, आपका धातु हो गया, ये हो गया HCl अम्ल हो गया। अब ये Zn और HCl ये दोनों क्या है, दो जो पदार्थ हैं इनको अब हम क्रिया करवा रहे हैं, तो ये क्या हो गए, अभिकारक हो गए, और ये दो है इसलिए इनके बीच में किसका चिन्ह हो गया, आपका प्लस का चिन्ह हो गया। उसी प्रकार से उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है, ZnCl2 बन रहा है, यानी कि जिंक क्लोराइड बन रहा है, और साथ में गैस निकल रही है, कौन सी, H2 निकल रही है। ये दो हो गए, इसका मतलब इसके बीच में किसका चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब महत्वपूर्ण बात है, इस समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, इस समीकरण को किस प्रकार संतुलित करना है, ये बात हम आज इसके देखेंगे। अब देखिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो जो द्रव्यमान है उसको न तो बनाया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, नहीं तो निर्माण कर सकते हैं और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये तीर का निशान है, यहां अभिकारक है, यह क्या है, अभिकारक है, और यहां क्या है, उत्पाद है। तो इनका द्रव्यमान और इनका द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि अब जो अभिकारक है यानी उसका द्रव्यमान और उत्पाद उसका द्रव्यमान दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए।
दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखो, द्रव्यमान का बराबर होने का मतलब है कि उसके जो तत्वों के परमाणु संख्या है, क्या है, परमाणु संख्या है, उनका भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए कंकाली समीकरण असंतुलित, कंकाली का मतलब क्या होता है, असंतुलित समीकरण को संतुलित किया जाता है। समझ रहे, यानी कि समझ रहे हो कि ये अभिकारक है, अभिकारक, और ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया, और इनका जो द्रव्यमान है और इनका द्रव्यमान दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब एक समीकरण लेते हैं, जैसे कि Mg प्लस O2, और ये क्या हो जाएगा, Mg हो गया। अब देखो यहाँ Mg का मान कितना है, 1 है, यहाँ O का मान कितना है, 2 है। देखो Mg 1 है, O2 कितना है, ये दो संख्या लिखी हुई है तो 2 लिखना है, और यहाँ Mg कितना है, 1 है, O कितना है, 1 है, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो इसके लिए O2 को देखो, O2 दे तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, तो इसको इंटू 2 करते ये क्या हो जाएगा, 2। तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ लगाना है। जैसे यहाँ 2 लगाओगे तो Mg का मान भी कितना हो गया, 2 हो गया, तो अपने को Mg को भी तो 2 करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। इसको आगे और डिटेल से पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए देखो, ये Zn है, ये H2SO4 है, और ये ZnSO4 प्लस H2, जो हमने अभिक्रिया ली थी वही समीकरण, जो अपने अभिक्रिया की थी लगभग जो तीसरा या चौथा क्रियाकलाप किया था उसी समीकरण को हमने लिया है। उपरोक्त समीकरण में 3 के निशान के दोनों ओर के तत्वों को परमाणु की संख्या की तुलना करते हैं। पहले तुलना करते हैं, Zn कितना है, 1 है। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या Zn में कितनी है, 1 है। H में हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, और उत्पाद में परमाणु की संख्या Zn यानी कि जिंक में 1 है, हाइड्रोजन 2 है, और सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन 4 है। यानी कि ये समीकरण क्या होगी, आपकी संतुलित हो गई। अब देखो Zn 1 है, Zn 1 है, H2 2 है, H2 2 है, SO4 S 1 है, S 1 है, O4 है, O4 है। यानी कि ये समीकरण क्या हो गई, संतुलित है। ये समीकरण पहले से संतुलित है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आगे, एक रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या है, समान है, इसलिए ये जो समीकरण है वो क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, Fe प्लस H2O, और क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस H2, आयरन और सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। ये क्या, इसका नाम क्या है, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। उपरोक्त समीकरण में तीनों जो तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। देखो ये रहा Fe, अभिकारक के अंदर इसका मान कितना है, 1 है। उत्पाद के अंदर इसका मान कितना है, 3 है। हाइड्रोजन यानी कि H का मान कितना है, अभिकारक के अंदर 2 है, और उत्पाद के अंदर भी 2 है। ऑक्सीजन अभिकारक के अंदर कितना है, 1 है, और जो आपका उत्पाद है उसके अंदर 4 है। अब देखो थोड़ा सा ऊपर लग समीकरण के अंदर देख लेते हैं, Fe कितना है, 1 है, Fe कितना है, 3 है, H2 कितना है, 2 है, H2 कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4 है। यानी कि ये समीकरण क्या है, असंतुलित है। दोनों प्रकार के जो अभिकारक हैं, उत्पाद है, उनकी परमाणु की संख्या, प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या क्या है, असमान है। इसका मतलब ये समीकरण संतुलित नहीं है। इस समीकरण को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। अब देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले चरण 1 की बात करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेते हैं, और जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। प्रत्येक जो आपका तत्व है उसके चारों ओर क्या बना लेते हैं, आपका बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद में समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। अब इस बॉक्स के अंदर जो भी तत्व है, जैसे फेरस हो गया, H2O हो गया, Fe3O4 हो गया, H2 हो गया, इनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। चरण 2 की बात करते हैं। असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लेते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, जो भी तत्व हैं उनके बाद में सूची बनाते हैं। क्या करना है, ये सूची, अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है, 1,
और इस प्रकार से ये जो हमने पहले बनाया था उसी प्रकार से अफी का मान कितना है 1 है, और इसके अंदर जो उत्पाद है उसके अंदर कितना है 3 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, और उत्पाद के अंदर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, और ऑक्सीजन की कितनी है 1 है, और उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4 है। अब देखते हैं जो सुविधा के लिए सबसे अधिक, ये पॉइंट है सबसे पहले, सबसे अधिक चरण 3 के अंदर क्या करना है, सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करना है। संतुलित के लिए मतलब आपको सरल, कोई भी समीकरण को संतुलित करने के लिए सरल तरीका क्या है, सबसे पहले उसके अंदर चाहे उत्पाद हो चाहे अभिकारक हो, उनमें आपको क्या देखना है, जो सबसे अधिक परमाणु वाली संख्या है उस तत्व को ढूंढना है, खोजना है, ठीक है, चाहे वे अभिकारक हो और चाहे वह उत्पाद हो। Fe3O4 अधिक परमाणु वाला यौगिक है और इसमें ऑक्सीजन तत्व को हम चुनते हैं। सबसे पहले किसको हल करेंगे, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन परमाणु के अंदर Fe प्लस H2O और ये बन जाएगा Fe2O4, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा आपका, इसके अंदर और क्या बन जाएगा प्लस H2, ठीक है। ये तो समीकरण है आपकी, ये रही, ठीक है, यहाँ 3 है, ठीक है। ये हो गया आपका 3। अब इसके अंदर देखो ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन पारम में, पहले पारम में अभिकारक में कितना था 1 था, और ओ में कितना है, उत्पाद के अंदर क्या है 4 है। अब ये जो कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है ये है कि इसके अंदर ये ऑक्सीजन उपस्थित है, H2 के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित है, Fe3O4 में ऑक्सीजन उपस्थित है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 है, और ये ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4 है। अब देखो अपने को ऑक्सीजन की संख्या कितनी करनी पड़ेगी 4, तो इसलिए 1 का गुणा किसके साथ करना पड़ेगा 4, संतुलित करने के लिए हमें 1 का गुणा किसके साथ करेंगे 4 के साथ करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये दोनों क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। देखो वापस देखना, समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार और देख लेते हैं। ये रहा Fe प्लस H2O, Fe3O4 और H2, तो अपने को सबसे पहले सबसे अधिक, ये पॉइंट है सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को क्या करना है आपको देखना है। तो हमें मिला Fe3O4, Fe3O4 में ही कौन सा तत्व है सबसे अधिक, आप देखोगे ऑक्सीजन है। तो हमने सबसे पहले काम कर लिया कि ऑक्सीजन को ढूंढ लिया। ऑक्सीजन को ढूंढने के बाद में आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को ढूंढ लिया, ऑक्सीजन को ढूंढने के बाद में आपको देखना है कि अभिकारक में किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं H2O के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और उसकी संख्या कितनी है 1 है, और Fe3O4 के अंदर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4 है, तो अधिकतम क्या है 4 है, तो 4 के बराबर कोई संख्या होनी चाहिए। तो अभिकारक में 4 नहीं होकर 1 है, तो किसके साथ गुणा करेंगे 4 के साथ गुणा कर देंगे, तो कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4 और 4, उत्पाद और अभिकारक दोनों के अंदर 4 ऑक्सीजन हो गए। इसका मतलब ये समीकरण क्या हो गई, ऑक्सीजन के लिए संतुलित हो गई, ठीक है। अब देखिए परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए अभिकारक में शामिल तत्वों और यौगिकों के सूत्र को नहीं बदलना है। अभी हमने कहा था बॉक्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना, बात वही है, नोट लगा के वो चीज लिखी हुई है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए 4 गुणांक लगाकर H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 इस प्रकार से नहीं लिखना, और H2O का होल जो 4 है वो भी नहीं लिखना, इस प्रकार से नहीं लिखना। आपको जो ब्रैकेट है, ठीक है, अब इसके अंदर ब्रैकेट बना हुआ है तो इसके बाहर जो भी आपको 4 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, आप लिख सकते हो संतुलित करने के लिए। तो अपने को 4 गुणांक लिखना है, तो 4 गुणांक को H2O के जो ब्रैकेट है उसके बाहर लिखना है, अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण इस प्रकार लिख सकते हैं, Fe प्लस H2O, इसके साथ में क्या गुणा आ जाएगा 4 आ जाएगा, Fe3O4। अब ये क्या होगी, आंशिक रूप से संतुलित हो गई समीकरण। उसके बाद में देखते हैं चरण 4, Fe प्लस जो Fe और H है परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। कौन कौन से, देखो एक तो Fe और एक आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये क्या है आपका अभी भी संतुलित नहीं है। कौन कौन से, एक तो Fe इधर वाला और इधर वाला, यानी कि अभिकारक के Fe और H2 ये भी
संतुलित नहीं है, तो इनको क्या करेंगे, अब संतुलित करेंगे। अब आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कर लेते हैं। अब देखो, अब H2O बन गया था, आंशिक रूप से संतुलित किया था, तो H2O, तो H कितने हैं, 8 है। H कितना हो गए, 8 है। तो अधिक संख्या किसकी है, 8 की है। तो H2 को क्या करना पड़ेगा, 8 बनाना पड़ेगा। इसलिए H2 के साथ में हमने क्या किसका गुणा कर दिया, हमने 2 का गुणा कर दिया। किसका गुणा कर दिया, यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है, या 4 लिखना पड़ेगा। किसका गुणा कर दिया, 4 का गुणा कर दिया। किसका गुणा किया, 4 का गुणा कर दिया। अब देखिए, ये होगी Fe प्लस H2O, कितना है, 8 है, Fe3O4। अब देखो H2 को संतुलित करने के लिए हमें क्या लगा दिया, 4 गुणांक लगा दिया। जो बाहर है, बाहर जो संख्या लिखी हुई है वो क्या है, गुणांक है। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में शेष रहे असंतुलित तत्वों को क्या करते हैं, अब संतुलित करते हैं। लास्ट में क्या बच गया, Fe बच गया। पहले अभिकारक में Fe का मान कितना है, 1 है, और उत्पाद में Fe3O4, Fe3 का मान कितना है, 3 है। अब तो अधिक किस में है, 3 है, तो 3 के बराबर करना पड़ेगा। तो 1 को किसके साथ गुणा करना पड़ेगा, 3 के साथ गुणा करना पड़ेगा। देखो, ये जो पीछे था, ये थोड़ा सा हमने इसको ये इसकी संख्या लिखी हुई है, हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। ये हाइड्रोजन की संख्या है, अपने को संख्या बतानी थी। अब देखिए, अब समीकरण क्या हो गई, संतुलित होगी। Fe की आगे क्या लगा दिया, 3 लगा दिया गुणांक के रूप में, H2 के आगे 4, और Fe3O4 और H2 के आगे 4 गुणांक लगा दिया। अब क्या करते हैं, उपरोक्त समीकरण के दोनों ओर के तत्वों को परमाणु की संख्या का परिकलन करते हैं, तुलना करते हैं क्या बराबर है या नहीं। Fe का मान कितना है, 3 है, और उत्पाद के रूप में भी Fe का मान कितना है, 3 है। हाइड्रोजन का मान अभिकारक के रूप में भी 8 है, और उत्पाद के रूप में भी 8 है। ऑक्सीजन का परमाणु का जो अभिकारक है उसके रूप में भी क्या है, 4 है, और उत्पाद के रूप में भी 4 है, ठीक है। अब देखिए, Fe का मान कितना हो गया, यहाँ 3 हो गया, H2 का मान कितना हो गया, यहाँ 8 हो गया, और ऑक्सीजन का मान कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ये अंदर गुणा करेंगे दोनों के साथ में, और Fe का मान कितना है, 3 है, और ऑक्सीजन का मान कितना है, 4 है, हाइड्रोजन का मान कितना है, 8 है। यानी कि आप बात समझ रहे होंगे कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, बराबर है। ये फेरस है, यानी कि लोहा है, और ये Fe यानी कि लोहा है, दोनों का मान क्या है, 3 बराबर है। ये ऑक्सीजन 4 है, ये भी ऑक्सीजन 4 है, यानी कि ये सभी संख्याएं बराबर है। इसका मतलब है कि ये समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। अब देखिए, उपरोक्त समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है, अतः ये समीकरण क्या होगी, अब संतुलित हो गई। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। कौन सी विधि कहा जाता है, हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। इस विधि में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए या जानकारीपूर्ण बनाने के लिए अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्रों के उनके भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। गैस के लिए किसका उपयोग किया जाता है, G के लिए, गैस या भाप या वाष्प के लिए। द्रव के लिए L का उपयोग किया जाता है, ठोसों के लिए S का उपयोग किया जाता है, और जलीय विलयन के लिए AQ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि FeS हो गया, ये क्या है, S का मतलब क्या हो गया, फेरस है, यानी कि लोहा है, वो ठोस रूप में है। H2 है, वो किसके रूप में, गैस के रूप में, G लिखा हुआ है। और ये Fe3O4 है, वो किसके रूप में है, आपका सॉलिड, यानी कि आपका जो ठोस है उसके रूप में है। और H2 किसके रूप में है, गैस के रूप में है। हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल करना नहीं किया जाता जब तक कि ये आवश्यक नहीं हो। जब तक आवश्यक नहीं हो तब तक ये लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर लिखा या नीचे लिखा जाता है। जैसे CO प्लस H2, ये एटम यानी कि 340 एटम, ये उष्मा है, तो इसको ऊपर लिखा जा सकता है, तीर के ऊपर नीचे लिखा जा सकता है। सूर्य के प्रकाश या क्लोरोफिल, ये क्या है, ऊपर नीचे इनको लिखा जा सकता है। ताप को, ये ताप हो गया, दाब हो गया, या उत्प्रेरक हो गया, किसी प्रकार की कोई जानकारी हो गई तो उसको तीर के ऊपर लिखा जा सकता है। अब देखो, रासायनिक समीकरण के प्रकार कितने प्रकार की होती है, हम इस लेसन के अंदर 6 प्रकार को पढ़ेंगे। कितने प्रकार के, एक होता है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया,
विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इन 6 प्रकार को के बारे में पढ़ेंगे। वैसे 8 हो गई है, 4, 5, 6, 7, 8 और एक रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे, वो 9 प्रकार की हो जाएगी। तो इनको साथ में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने 5वीं अभिक्रिया के रूप में इसको एक साथ रख दिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल का मतलब है एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। 1 या 2, जैसे कि प्लस नहीं आना चाहिए, उत्पाद के रूप में प्लस आ गया तो वो संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए कोई तत्व है और ए कोई तत्व है, या फिर मान लेते हैं ए और बी कोई 2 पदार्थ हैं और उनको क्या कर रहे हैं, संयोजित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इनको क्या बोल रहे हैं? ए बी, यानी कि इनके बीच में प्लस का नहीं है, कि यानी कि ये दोनों मिल गए, ये दोनों क्या हो गए, एक साथ मिल गए। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? संयोजन अभिक्रिया हो रही है। इसको क्रियाकलाप 1.4 से देखते हैं। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और या बिना बुझा चूना, इसका नाम क्या है? बिना बुझा चूना है, तो इसका सूत्र क्या हो गया? CaO हो गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर बोल सकते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसमें धीरे धीरे क्या डालते हैं? जल मिलाते हैं। अब बीकर को स्पर्श कीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। देखिए, जो CaO है, तो हम बाजार से जो कलर होता है, हम वाइट कलर का कलर करते हैं, तो उसके मिलते हैं, तो इनको आम भाषा में जो सफ़ेदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सफ़ेदी बोलते हैं। तो सफ़ेदी यानी कि CaO जो बाजार से लेके आते हैं, तो ये क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना होता है, और इसका सूत्र क्या होता है? CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। और इसमें धीरे धीरे क्या मिलाते हैं? जल मिलाते हैं। जल मिलाने पर ये किस में बदल जाता है? CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में बदल जाता है, और ये क्या होता है? बुझा हुआ चूना हो जाता है, यानी कि इसकी जो ऊष्मा है वो निकल चुकी है। ठीक है, अब देखिए आगे। इस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने से बीकर चूने पर क्या हो जाता है? गर्म लगता है। छूने पर क्या होता है? जो हम स्पर्श करते हैं, क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, क्या करते हैं भाई? स्पर्श करते हैं, तो ये क्या लगता है? गर्म लगता है, अपने को गर्म लगता है। बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है, और सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। कैसे? अब आप, ये कोई दीवार है, इस पर आपने क्या कर दी? सफेदी कर दी। सफेदी करने का मतलब क्या हो गया? CaOH का होल ट्वाइस यानी क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने लगा दी। लगाने के बाद में वातावरण के अंदर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये जब क्रिया करती हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण इस दीवार में क्या हो जाती है? चमक उत्पन्न हो जाती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपका CO2, ये जो आपके वातावरण में है, गैस के रूप में उपस्थित होती है, तो ये क्या हो जाएगी? इनके साथ में क्रिया करेगी। क्रिया करने के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा तो चमक उत्पन्न होगी। चमक उत्पन्न होने के साथ में जल का भी निर्माण होगा, और जो वाष्पित हो जाएगा। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। याद रखना, 1 नंबर के अंदर प्रश्न आ सकता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका सूत्र होता है। अब कोयले का दहन है, कार्बन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जलाते हैं तो CO2 बनता है, यानी कि C और 2 दोनों मिलकर CO2 बन रहा है। ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपका संयोजन अभिक्रिया। H2 और O2 मिलते हैं तो H2O यानी कि जल का निर्माण करते हैं, तो ये भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम और O2 मिलते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, ये भी कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? ये सभी प्रकार की संयोजन अभिक्रियाएं हैं। कैसे? ये सभी प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया को संयुग्मन या फिर योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया को संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। आगे देखते हैं।
अब देखो वियोजन का मतलब क्या होता है। वियोजन ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, जैसे कि MgO है तो ये टूट जाएगा, तो एकल अभिकर्मक यानी कि अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में अपघटित, अपघटित का मतलब क्या होता है, टूटना, इसका मतलब क्या होता है, टूटना, अपघटित हो जाता है तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। ये ए बी एक उत्पाद है और ये ए बी उत्पाद ए के रूप में और बी के रूप में टूट गया, किसके रूप में टूट गया, ए और बी के रूप में टूट गया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक या अभिकारक, ये ए बी एक प्रकार का क्या है, एकल अभिकर्मक है या एकल अभिकारक है, तो ये क्या होगा, टूट जाएगा, टूटने के बाद ए और बी दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया या फिर बोल सकते हैं अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 1.5, एक शुष्क क्वथन नली में, सूखी नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट को क्रिस्टल लेते हैं, जो फेरस सल्फेट है उसके क्रिस्टल लेते हैं और क्वथन नली को बर्नर या स्प्रिट लैंप की ज्वाला पर गर्म करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को जलाने पर क्रिस्टल का रंग परिवर्तन होकर हरा हो जाता है, तो फेरस सल्फेट है उसके क्रिस्टल को जलाने पर क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है और फेरस सल्फेट का अपघटन हो जाता है। ठीक है, एक तो फेरस सल्फेट का रंग कैसा हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तन होकर कैसा रंग हो जाएगा, हरा रंग हो जाएगा, और इस फेरस सल्फेट का क्या हो जाएगा, अपघटन, अपघटन का मतलब है कि वो टूट जाएगा और फेरस सल्फेट अपघटित होकर फेरिक ऑक्साइड ठोस रूप में और सल्फर डाइऑक्साइड व सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के रूप में प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट समीकरण है, आपको याद रखनी चाहिए। तो ये हो गया फेरस सल्फेट हो गया। उष्मा यानी कि गर्म करते हैं, गर्म करने पर ये फेरिस ऑक्साइड बना देता है और फेरिस ऑक्साइड बनाकर ये एक प्रकार का क्रिस्टल होता है और क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाएगा, हरा रंग हो जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा, Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड, इसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा रंग हो जाएगा, साथ में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैसें क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, यानी कि देखो एक ये उत्पाद, एक अभिकारक था जिसके 1 2 3 उत्पाद के रूप में टूट गया, यानी कि इसके अंदर टूटना, जहां पर भी टूटेगा वहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी, आपकी अभिक्रिया कौन सी होगी, वियोजन अभिक्रिया या फिर इसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। तो फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 7H2, तो फेरस सल्फेट FeSO4 7H2 के क्रिस्टल को गर्म करने पर जल त्याग देता है, क्या कर देता है, जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसके उपरांत ये फेरिक ऑक्साइड और SO2 SO3 में वियोजित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, उष्मा दी इसको और उष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, यानी कि ये एक अभिकारक था और ये किस में बदल गया, 2 उत्पादों के रूप में बदल गया, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रही है, आपकी वियोजन अभिक्रिया हो रही है, वियोजन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में सीमेंट निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेते हैं, ये भी किसका उदाहरण होगा, ये किसका क्रियाकलाप होगा, वियोजन अभिक्रिया का होगा, किसका होगा, वियोजन अभिक्रिया का होगा। चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के रूप में रखकर इसे गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, किसको गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट को करते हैं, किसको करते हैं, लेड नाइट्रेट को करते हैं। ठीक है, लेड नाइट्रेट को करते हैं। इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है देखना, लेड नाइट्रेट को जलाने पर भूरे रंग का धुआं निकलता है, क्या निकलता है, भूरे रंग का धुआं निकलता है और उत्सर्जित होता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुआं होता है, क्या होता है, धुआं होता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 का धुआं होता है। इसके साथ लेड ऑक्साइड, किसका निर्माण होता है, लेड ऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ में कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये देखो, ये हो गया लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको गर्म करते हैं और गर्म करने पर लेड ऑक्साइड निकलती है और भूरे रंग का धुआं निकलता है, जिसका सूत्र क्या है, NO2 है और O2 निकलती है, यानी कि NO2 ये क्या होता है, भूरे रंग का धुआं होता है। समझ में आ गया। अब देखिए आगे, ये क्रियाकलाप है वो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है,
क्या करता है, सर्वप्रथम एक प्लास्टिक का एक मग लेकर उसकी तली में 2 छिद्र करते हैं, ठीक है। उनमें रबड़ की डाट लगाकर अब इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल देते हैं और उन्हें एक 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ देते हैं। फिर मग में जल डालकर इलेक्ट्रोडों को डुबो देते हैं और फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें डालते हैं। इसके बाद जल से भरी 2 असांकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख देते हैं और उसमें विद्युत धारा अपघटित करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों पर बुलबुले बनते हैं जो असांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। अब दोनों परख नली में गैस बढ़ जाने पर उन्हें सावधानी से हटाकर उनके पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाकर इन गैसों का परीक्षण करते हैं, ठीक है। निष्कर्ष, जब जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में अपघटित हो जाता है तो ये गैस दोनों परख नलियों में बढ़ जाती है, यानी कि ये H2 है, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो H2 और O2 में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसको दोबारा समझते हैं क्या कह रहा है। सर्वप्रथम एक मग या जो भी आपका मान लो कि जो नहाने वाला मग है वो ले सकते हो आप। उस मग के अंदर या प्लास्टिक का कोई मग आता है अलग से, वो ले सकते हो। उसकी तली में 2 छिद्र करते हैं, ये मग लेते हैं, उसकी तली में 2 छिद्र करते हैं, छिद्र करके उसके अंदर रबड़ की डाट लगाते हैं या रबड़ की डाट लगा देते हैं। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, ठीक है, इन्हीं छिद्रों के अंदर, और 6 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं, फिर मग में जल डालते हैं। मग में क्या डालते हैं, H2O डालते हैं। इलेक्ट्रोडों को, जो भी इलेक्ट्रोड हैं उनको क्या करते हैं, जो कार्बन के यहाँ छिद्र के अंदर इलेक्ट्रोड भरे लगाए थे ना, उनके अंदर जल पूरा डूबा होना चाहिए, इलेक्ट्रोड उसमें क्या हो, डूबे, यानी कि यहाँ तक ये इलेक्ट्रोड हो गए और इसके अंदर क्या हो गया, जल भर दिया, और जल यहाँ तक पूरा होना चाहिए, पूरे ये इलेक्ट्रोड हैं वो डूबे हुए होने चाहिए। और उसके बाद में कुछ बूंदे किसकी, H2SO4 की डाल देते हैं, H2SO4 की डाल देते हैं, और इसके बाद जल से भरी 2 असांकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा लटका देते हैं, उल्टा करके रख देते हैं। इनके ऊपर क्या करना है, ये जो इनके ऊपर क्या करना है, आपको उल्टा लटका देना है, इस प्रकार से उल्टा करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, ठीक है। अब उल्टा करके अब उसमें क्या करना है, जो 6 वोल्ट की बैटरी लगी है उसको क्या करना है, ऑन करना है। ऑन करने के बाद में इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। अब दोनों इलेक्ट्रोडों पर क्या बनते हैं, बुलबुले बनते हैं, और जो असांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। जो असांकित नली है उसके अंदर क्या हो जाती है, जल को विस्थापित कर देते हैं। विस्थापित का मतलब है हटा देते हैं, विस्थापन का मतलब क्या हो गया, हटा देना। अब दोनों प्रकरणों में गैस बढ़ जाने पर उन्हें सावधानी से हटाकर उनके पास एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर इन गैसों का परीक्षण करते हैं। अब पट की पॉप ध्वनि, यदि पॉप ध्वनि की आवाज आएगी तो वो कौन सी गैस होगी, H2 होगी, ठीक है। पॉप ध्वनि की आवाज आएगी तो वो कौन सी गैस होगी, H2 होगी। अब जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में अपघटित हो जाता है तथा ये दोनों गैसें, दोनों परमाणु में गैसें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि 2H2O, ये जल था, विद्युत धारा प्रवाहित की, किस में टूट गया, H2 और O2 दोनों में टूट गया, किसके रूप में, गैसों के रूप में, ठीक है। अब देखिए आगे क्रियाकलाप 1.8 चाइना डिश, कोई भी डिश ले लेते हैं, उसके अंदर 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेते हैं। क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सफ़ेद, कैसा होता है, सफ़ेद होता है। इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं और थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखते हैं। थोड़ी देर क्लोराइड के रंग को देखते हैं, हम देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश के श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर या तथा क्लोराइड में विद्युत के कारण ऐसा होता है। अब देखो कैसे, भाई सिल्वर क्लोराइड था वो कैसे कलर का था, सफ़ेद या श्वेत रंग का था। सूर्य के प्रकाश में रखा, थोड़ी देर रखा तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा हो गया, आपका कैसा हो गया, धूसर भूरे रंग का हो गया, दूसरा रंग का हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर और क्लोराइड में वियोजन का मतलब हो गया अपघटन का मतलब क्या हो गया, टूटना, क्या हो गया, टूटना, टूट गए वो। देखिए आगे समीकरण लिखी हुई है, AgCl सिल्वर क्लोराइड
सूर्य के प्रकाश में रखा, सूर्य के प्रकाश में रखने से क्या हो गया, AgCl2 में परिवर्तन हो गया। तो इसके कारण इस जो पहले तो श्वेत रंग का था, लेकिन इस अपघटन के बाद में इसका रंग कैसा हो गया, धूसर रंग का हो गया। कैसे रंग का हो गया, धूसर रंग का हो गया। उसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड है, वो भी सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, श्वेत, इसका भी रंग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब इसका उपयोग जो फोटोग्राफी है श्याम श्वेत यानी कि काले सफ़ेद फोटोग्राफी, पहले जो ब्लैक एंड वाइट जिसको बोलते हैं, वो फोटोग्राफी में AgBr का उपयोग किया जाता था, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता था। ठीक है, अब देखिए आगे तीसरी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देते हैं, उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जो अधिक अभिक्रियाशील है, जैसे कि एक मान लो मोटा व्यक्ति है, एक मोटा व्यक्ति है, एक पतला व्यक्ति है, तो ये मोटा व्यक्ति इसको हटा सकता है, यानी कि जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व है कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, हटा देता है, कम अभिक्रियाशील या कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, हटा देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो अब यहां लिखा हुआ है AB+C। ठीक है, एक तो ये पूरा तत्व है और ये एक अलग तत्व है। जब अब ये C तत्व क्या है, अधिक क्रियाशील है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसको हटा देता है और ये इसके स्थान पर Ac बन जाता है और साथ में क्या निकलेगा, B निकलेगा। तो आगे इसको एक क्रियाकलाप की सहायता से देखते हैं। तो लोहे की 3 कील लेते हैं और रेगमाल से रगड़कर उसको साफ कर देते हैं। ठीक है, 2 परख नलियां लेते हैं, उनमें से A और B चिन्हित कर देते हैं और प्रत्येक परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन लेते हैं। CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का क्या करते हैं, विलयन लेते हैं। दोनों किलो को धागे से क्या कर देते हैं, बांध देते हैं सावधानी पूर्वक। कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक उसको किलो को डुबोकर रखते हैं। ठीक है, अब 20 मिनट पश्चात दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल देते हैं। तो परख नली A व B दोनों कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबे किलो की रंग की तुलना 12 की कील से करते हैं तो निष्कर्ष क्या निकलता है, लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। इस क्रियाकलाप में निम्न अभिक्रिया होती है। कैसे होती है, देखो हमने लोहे की कील ली, ये क्या है, कील है। अब कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला, डुबो कर रखा, 2 कीलें रखी थी, तो लोहे की कील का रंग कैसा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लोहे ये इस कॉपर को क्या कर देगा, हटाकर अपना खुद का स्थान बना लेगा, इसलिए ये क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा। तो आयरन सल्फेट बनेगा तो ये लोहे की कील का रंग कैसा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। और तथा जो आपका कॉपर है वो कॉपर से सल्फेट अलग होने के कारण ये कॉपर का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब मेरे को एक सवाल का उत्तर दीजिए कि इसके अंदर अधिक अभिक्रियाशील तत्व या अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है। तो आप देखोगे कि जो Fe है यानी कि लोहा है, आयरन है, वो क्या कर देता है, Cu को हटा देता है, यानी कि ये क्या है, आपका अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। समझ में आ गया। और ये Cu क्या है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व न होकर कम क्रियाशील तत्व है। अब देखिए इस अभिक्रिया में लोहे यानी कि आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, हटा दिया, और कारण तत्व आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, जिसके कारण आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। ठीक है, ये बात मैंने अभी बता दी। उसी प्रकार से ZnCuSO4 कॉपर सल्फेट, ZnSO4 यानी कि जिंक है, वो क्या है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, जो Cu को हटाकर ZnSO4 और Cu के रूप में विस्थापित हो गया। PbCuCl2 यानी कि Pb भी क्या है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, तो ये क्या हो जाएगा, हटा देता है। ठीक है, इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। अब देखो ये क्रियाशीलता की जो सारणी है, आपके पेज नंबर, किताब का पेज नंबर मेरे हिसाब से 50 होना चाहिए, आप देख लेना 50 या 51 में ये क्रियाशील तत्व की जो सारणी है वो मिल जाएगी। सबसे अधिक क्रियाशील तत्व क्या होता है, पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम। ये जो तीर का निशान नीचे जा रहा है ये कम क्रियाशील तत्व को प्रदर्शित करता है। सबसे अधिक क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन सा है, गोल्ड। गोल्ड आपने
पहना होगा भाई, जो सोने के जेवरात हैं वो क्या करते हैं, किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए वो उनकी जो चमक है वो जाती नहीं है। लेकिन जैसे लोहे के आप कोई भी दरवाज़ा वगैरह खिड़की है वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की उपस्थिति और रास की उपस्थिति में क्या बना लेते हैं, जिंक बना जो आपका जंग है वो बना लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये आपको याद करनी है, याद रखनी है। देखो एक तो ये विस्थापन अभिक्रिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्थापन अभिक्रिया, और द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए भी कुछ रूप से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अगर याद है तो विस्थापन और द्विविस्थापन दोनों अभिक्रियाएं याद हो जाएगी। अब देखिए, अब हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया को, देख लिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि वे अभिक्रिया जिनमें यौगिकों के आयन क्या हो, आयन या अवयवों का परस्पर क्या हो, विनिमय, आदान प्रदान होकर नए यौगिक बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन बोलते हैं। ए है, ये रहा आपका सी और डी। तो ए और सी मिलकर या ए और डी मिलकर क्या बनाएंगे, एक यौगिक बनाएंगे, या बी और डी बनकर, बी या सी या बी और डी बनकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहां लिखा हुआ है ए डी और सी बी, या फिर AC और BD, इस प्रकार से कोई तत्व बन जाता है। तो इस प्रकार के यौगिकों के अवयवों के आदान प्रदान को क्या बोलते हैं, आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए आगे, एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लेते हैं, एक परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड का विलयन लेते हैं। तो दोनों विलयनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। किस किस का, सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट का विलयन, बेरियम क्लोराइड का विलयन लेते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। दोनों विलयनों को मिलाने पर सोडियम सल्फेट Na2SO4 का आयन SO4 का -2 तथा बेरियम क्लोराइड BaCl2 में Ba+2 एक दूसरे का आदान प्रदान कर देते हैं। आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। SO4 का -2 ये और ये Ba+2, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आदान प्रदान कर लेंगे। तो इस अभिक्रिया में श्वेत रंग का एक पदार्थ बनता है जो अविलीय है, और अविलीय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिसे अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। और पहले हमने पढ़ा था ठोस रूप का पदार्थ बनना, ठोस का बनना भी एक प्रकार का क्या है, अवक्षेप है। और जो अविलीय पदार्थ होता है उसे अवक्षेप कहते हैं। और इस प्रक्रिया की जो अवक्षेप का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। समीकरण को देखते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4 BaCl2, तो ये SO4 क्या हो जाएगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा, और Ba है वो Na2 के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट अवक्षेप है, और NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। आगे देखिए, अब देखिए अपचयन और उपचयन को पढ़ते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग क्या हो, योग या फिर हाइड्रोजन का निकलना, तो उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। देखो H2 या फिर सीधा बोलो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यदि निकल रही है, निकलना, या फिर O यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, तो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। और उपचयन कहलाएगा। उपचयन ये भी दो, H और O, यदि प्लस हो रहा है यानी कि जुड़ रहा है, और माइनस हो रहा है यानी कि घट रहा है। तो यदि हाइड्रोजन निकलता है ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन, और हाइड्रोजन जुड़ता है ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन कहलाता है। ठीक है, इसको एक अभिक्रिया के क्रियाकलाप की सहायता से देखते हैं इसको। चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण को लेकर उसे गर्म करते हैं। कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर सतह पर एक काली परत चढ़ जाती है जो कॉपर ऑक्साइड है, जिसका निर्माण ऑक्सीजन के जुड़ने से हुआ है, CuO2, Cu+O2। तो ये दोनों क्या बनाते हैं, CuO, कॉपर ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड। देखो ये Cu पहले क्या था, Cu था यानी कि कॉपर था। जैसे ये अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और ऑक्सीकरण का ही नाम क्या है, उपचयन। क्या है, उपचयन। क्या है, उपचयन। क्या है, अब देखिए आगे।
जैसे कि Mg प्लस O2 यानी कि MgO, O2 जुड़ रहा है, O जुड़ रहा है यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है, S प्लस O2 यानी कि SO2 यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण को ही उपचयन बोला जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। CH3 मेथेन ताप गर्म करते हैं तो C प्लस H2 यानी कि इसके अंदर H2 क्या कर रहा है, निकल रहा है। क्या कर रहा है, निकल रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का निकलना भी क्या है, उपचयन है। एथेनॉल लेते हैं तो CH3CHO एथेनॉल में बदल जाता है और हाइड्रोजन निकल जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन। यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कि निकलना होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उपचयन कहते हैं। ठीक है। यदि किसी कॉपर ऑक्साइड CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो काली परत क्या हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है। काली परत किसके रंग की हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है। तो Cu प्लस H2 तो Cu प्लस H2O हो जाता है, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। MgO इसको क्या करते हैं, ताप देते हैं, तो ताप देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके Mg प्लस O2 के रूप में, यानी कि ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका उपचयन हो गया। H2 प्लस Cl2 यानी कि HCl ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये सभी प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ये क्या हो रही है, अपचयन हो रही है। ठीक है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक दूसरे की पूरक है। पूरक का मतलब है कि विपरीत है। ठीक है, उल्टी है। यदि किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। और रेडॉक्स अभिक्रिया का ही दूसरा नाम क्या है, ऑक्सी अपचयन। क्या है, ऑक्सी अपचयन। और इसी का नाम क्या है, उपचयन अपचयन। और एक और नाम है उपोपचय। क्या नाम है, उपोपचय। कितने नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया के, यदि अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो तो ये क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया के कितने नाम हैं, 3-4 नाम हैं। एक तो हो गया ऑक्सी अपचयन। क्या हो गया, ऑक्सी अपचयन, उपचयन अपचयन और उपोपचय। ठीक है। देखो Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 ताप देते हैं, Cu क्या हो जाता है, अकेला हो जाता है और ऑक्सीजन निकल जाता है। अब आपको पता है ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और H2 एक पहले अकेला था लेकिन ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब इसके अंदर उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। आगे देखते हैं। ZnO प्लस C यानी कि कार्बन। Zn किसमें बदल रहा है, अकेले Zn O से Zn में बदल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। और C अकेला है लेकिन O जुड़ते ही क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, उपचयन हो गया। ठीक है। MnO2 और HCl। देखो MnO2 इसके अंदर O2 निकल गया और क्या जुड़ गया, Cl2 जुड़ गया, यानी कि O2 का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। HCl में Cl निकल गया, H बच गया, H के साथ में क्या जुड़ गया, O जुड़ गया, यानी कि इसके अंदर भी क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, उपचयन हो रहा है। और Cl है, Cl अकेला बैठा है लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन निकलना भी क्या है, आपका उपचयन है। दोनों इन दोनों में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। एक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एक में हाइड्रोजन निकल रहा है। अब अंतिम है आपकी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। वे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, ऊष्मा निकलती हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 ये क्या है, प्राकृतिक गैस है। O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, इसको जलाते हैं तो CO2 प्लस H2O और साथ में क्या निकलती है, ऊर्जा। यदि ऊर्जा निकलती है तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा निकलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उत्सर्जन का मतलब क्या है, निकलना। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है और पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है और ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमने ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद में ग्लूकोज के रूप में बदला और ग्लूकोज का विखंडन होगा O2 की उपस्थिति में। जैसे O2 हम श्वसन करेंगे, ये O2 है वो किसके रूप में लेंगे, श्वसन के रूप में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CO2 प्लस H2O और ऊर्जा के रूप में हमें
ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। यानी कि ऊर्जा निकलना क्या है आपका एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो शोषण भी एक प्रकार की क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, याद रखना। जो साग सब्जियां वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना भी एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ऊष्माशोषी के बारे में पढ़ते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि ऊष्मा की जरूरत होती है, क्या हो, जरूरत हो, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा का शोषण हो, जैसे कि AgCl है, सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो AgCl2, यानी कि ये क्या है, सूर्य का प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊर्जा की इसको क्या पड़ी, आवश्यकता हुई, तो इसलिए ये क्या हो गई, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। इसने ऊष्मा को क्या किया, शोषित किया, शोषण किया ऊष्मा। ठीक है, और बाकी हमने बहुत सारी अभिक्रियाएं पीछे पढ़ी है, आप उसको देखना। वियोजन अभिक्रिया के अंदर जितने भी हो रहे हैं वो क्या है, आपका ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, संसारण, कोई धातु जब अपने आसपास स्थित अम्ल, क्या है, अम्ल, आर्द्रता, पानी की बूंदे आदि के संपर्क में आती है, तो धातु की क्रिया ऑक्सीजन तथा नमी से होकर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिसके कारण धातुएं संसारित होने लग जाती है। इस क्रिया को संसारण कहते हैं। संसारण के कारण वस्तुओं की चमक खत्म हो जाती है। देखो, संसारण का मतलब है कि उनकी जो चमक है वो खत्म हो जाना, उनकी जो अच्छी क्वालिटी है, क्वालिटी का क्या होना, कम होना। ठीक है, लोहे में जंग लगती है, लोहे पहले एकदम अच्छे से चमकदार था, लेकिन जंग O2 आर्द्रता और नमी की उपस्थिति में क्या हो जाती है, ये जंग लगा देता है, और जंग से क्या हो जाती है, उसकी जो सुंदरता है, जो उसकी क्वालिटी है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चांदी के ऊपर काली परत लग जाती है, आपने देखा होगा। तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, ये इस धातु का संसारण कहलाता है। ठीक है, वसा तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनका ऑक्सीकरण, उपचयन, ऑक्सीकरण का मतलब क्या हो गया, उपचयन होने से उनका स्वाद बिगड़ जाता है और उनमें गंध आने लगती है। इसे क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहा जाता है। अतः वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों के उपचयन को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं, प्रतिऑक्सीकारक, यानी कि जो ऑक्सीकारक को ऑक्सीकरण या उपचयन को क्या करे, रोके। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, प्रतिऑक्सीकारक बोलते हैं। और वायु रोधी बर्तन में रखने पर यह खाद्य सामग्री का उपचयन कम हो जाता है। अब देखिए, आलू की चिप्स, बाजार से चिप्स खरीदते हैं, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करके उन्हें उपचयित होने से क्या किया जाता है, बचाया जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपके विकृत गंधिता कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो लेसन खत्म हो गया। वीडियो कैसा लगा, लेसन समझ में आया, तो वीडियो को क्या करना है, अपने को लाइक करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। कोई हमें सुधार की आवश्यकता है तो आप वो भी बता सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।